नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट अभी लेटेस्ट 2025 में जो आया है वसीयत को लेके मैं आपको उसके अंदर एक जो क्लैरिफिकेशन है वो देने के लिए आया हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्लैरिफाई करा है। इस जजमेंट को हम जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहले हमें जजमेंट का नाम देखना पड़ेगा। जजमेंट का नाम क्या है? निखिला दिव्यांग मेहता एंड अनदर वर्सेस हितेश पी संघवी एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, मैं आपको एक बार एग्जांपल यहां पे बता देता हूं। एक सिंपल सी बात है, एक ए नाम का व्यक्ति है और उसके एक फादर रहे होंगे। ए नाम के व्यक्ति के एक अपने फादर थे और फादर ने अपनी एक विल बनाई थी। अब बताओ, विल जो है बनाता है कोई भी व्यक्ति, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि जो मेरे पास अपना जमा पूंजी है, जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो जब मैं मर जाऊंगा तो विल में जिन जिन लोगों का मैं नाम लिख रहा हूं वो जो है प्रॉपर्टीज उन लोगों को दे दी जाएगी। मेरे मरने के बाद में मालिकाना हक, लीगल राइट मेरी जमा पूंजी के ऊपर विल्स जो वसीयत में मैंने जिनका नाम लिखा है उन्हीं को मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। खत्म बात। अब ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति को पता लगा कि जब उसके फादर की डेथ हुई है उसके कुछ टाइम के बाद ए नाम के व्यक्ति को क्या पता लगा, यार मेरे फादर ने तो एक विल बनाई थी। अब विल में जो है, हालांकि अगर मैं इनहेरिटेंस के तौर पे बात करूं तो अगर विल नहीं बनाई होती, वसीयत नहीं बनाई होती, तो फादर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसको मिलती? बेटे को मिलती, यानी ए नाम के व्यक्ति को मिलती। अब वसीयत बनाई है तो वसीयत में किन लोगों का नाम, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूं कि मेरे मरने के बाद फादर ने बोला था कि जो ये वसीयत के अंदर मैं नाम लिख रहा हूं, मान लेते मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी बी एंड सी नाम के व्यक्तियों को दे दी जाए, बात खत्म। तो वैसे केस में ए नाम का व्यक्ति अपना खाली हाथ बैठा रहेगा। तो अब फादर के द्वारा जो वसीयत बनाई गई है, विल बनाई गई है कि उनके मरने के बाद प्रॉपर्टी बी एंड सी को मिलेगी। बी एंड सी जो है अपना प्रॉपर्टी को लेने के लिए पहुंच गए कि देखो जब साहब एफ नाम के व्यक्ति ने विल बनाई थी, उनमें हम दोनों का नाम था, वगैरह वगैरह। अब जैसे ये बात ए नाम के व्यक्ति को पता लगी, अब ये इस बात पे गौर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही ए नाम के व्यक्ति को पता लगा कि ए नाम के व्यक्ति के जो फादर हैं उन्होंने विल बनाई थी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे तारीख लिख देता हूं, आज कौन सी तारीख है? 16 अपना मैं लिख देता हूं अप्रैल 2025, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 को ए नाम के व्यक्ति को पता लगा कि यार मेरे फादर जो जिनकी डेथ हुई है ना, उन्होंने ना विल भी बना के रखी हुई थी। और ये बात कब पता लगी ए नाम के व्यक्ति को? 16/4/2025 को। अब ए नाम का व्यक्ति अब क्या कर सकता है यार? वो ए नाम का व्यक्ति कोर्ट में जाके यही प्रूव कर सकेगा कि जब साहब जो एफ के द्वारा, मेरे फादर के द्वारा जो वसीयत बनाई गई है वो जो है अपने आप में झूठी विल है, जाली विल है, इलीगल विल है, फेक विल है। तो जब साहब आप जो है ना ये विल को डिक्लेयर कर दीजिए कि ये विल अपने आप में क्या है? फेक है, झूठी है, वगैरह वगैरह। अब ऐसे केस के अंदर सिंपल सी बात यह है, और साथ में और भी रिलीफ मांगी थी कि पहले तो मुद्दे वाली बात, एक मेन रिलीफ ए नाम का व्यक्ति क्या मांग सकता है? जैसे साहब प्लीज मैं आपके सामने डिक्लेरेशन सूट फाइल कर रहा हूं कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये जो एफ के द्वारा विल बनाई गई है, वसीयत बनाई गई है, झूठी विल है, और बी और सी को कोई प्रॉपर्टी मत दो। और अगर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कानून की नजर में एफ की कोई वसीयत नहीं थी, तो जो एफ की सारी प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिटेंस के तौर पे किसको दे दी जाए? ए नाम के व्यक्ति को दे दी जाएगी। काम खत्म। और ए नाम का व्यक्ति तो यही चाहता है, तो और भी बाकी चीजें अपनी साथ में रिलीफ मांगेगा, बट एक मुद्दे वाली रिलीफ तो यही होगी ना, जैसा आप डिक्लेयर कर दीजिए डिक्लेरेशन सूट। तो यहां पे कानून के अंदर डिक्लेरेशन सूट फाइल करने का कोई टाइम पीरियड भी दे रखा होगा, हाँ है ना। अब वो कहां पे दे रखा है? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई भी तरह का डिक्लेरेशन सूट फाइल करा जाता है, अगर हमारा केस डिक्लेयर करने का कौन सा वाला है? वसीयत को डिक्लेयर करना कि यह वसीयत जाली है, फेक है, तो उसके लिए हम लिमिटेशन पीरियड अगर चेक करेंगे कितने टाइम में सूट फाइल करना है, तो वो हमारे को चेक करना पड़ता है आर्टिकल नंबर 58। मैं भी आपको सारी चीजें दिखा भी दूंगा, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आर्टिकल नंबर 58 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह बात मेंशन करी हुई है कि अगर आपका अदर मुद्दा होता है डिक्लेरेशन सूट फाइल करने का, जो आपका पर्टिकुलर आर्टिकल में 58 से गवर्नड होता है, तो हमारा अदर मुद्दे में आता है, यानी वसीयत का हमारा अदर वाला मामला है जो डिक्लेरेशन सूट फाइल होते हैं। तो इसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना मेंशन करा हुआ है? 3 साल के अंदर अंदर। तो यानी कि ए नाम के व्यक्ति को सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, 3 साल के अंदर अंदर अपनी वसीयत को जाली घोषित कराने के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। तो अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कैलकुलेट कब से करा जाता है? ये बात पे आपको गौर करने वाली बात है कि जिस टाइम ए नाम के व्यक्ति को इस बात के बारे में पता लगा था कि यार मेरे फादर ने एक वसीयत बना रखी है, तो तब से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन तब से शुरू हो जाता है। तो अब हमारे केस में हम कब से मानेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन कब से शुरू हुआ? जिस दिन ए नाम के व्यक्ति को पता लगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करी है अपना जजमेंट के अंदर, और मैं अभी थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। तो अभी कैलकुलेट कब से करेंगे? यानी कि 15/4/25 से 26 1 साल, 26 से 27 2 साल, 27 से 28 3 साल। तो यानी कि 2028 तक ए नाम के व्यक्ति के पास सूट फाइल करने का अधिकार है।
क्या कौन सा सूट फाइल करने का कि जज साहब जो ये एफ की वसीयत है ना इसको जाली डिक्लेयर कर दीजिए। अब पर्टिकुलर इस केस के अंदर फैक्ट्स जो थे उसमें क्या बोला गया, उसमें क्या फैक्ट्स थे कि अब जो ए नाम का व्यक्ति है ना वो सूट फाइल करने कब गया। मैं आपको ये फिक्टिशियस फैक्ट्स बता रहा हूं, ये डेट्स हमारी केस के अंदर नहीं है, ये डेट्स में अभी आपके सामने जस्ट लाइव ये डेट्स अभी लिख रहा हूं। डेट्स जो थी 2014 की थी, ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा। तो उसके बाद में जो ए नाम का व्यक्ति वो सूट फाइल करने कब गया, 20 अप्रैल 2028 को अपना सिविल कोर्ट में उसने सूट दायर करा। अब ये मैं आपको ये जो डेट्स है ना एक एक चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक एडवोकेट होंगे, आप एक आम इंसान होंगे, तो आपका एक अगर आप एडवोकेट होंगे तो ये प्रैक्टिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक आम इंसान होंगे तो जो आपका वकील आपकी पिटीशन को, आपकी प्लेंट को ड्राफ्ट कर रहा होगा, अगर सूट की बात करें तो प्लेंट ड्राफ्ट करी जाती है, तो जो ड्राफ्ट जब कर रहे होंगे ना तो आप एक आम आदमी होने के तहत तो आप भी कभी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि आप ये डेट्स को ना चेक करो, क्योंकि अगर आपके वकील साहब ने ये डेट गलत लिख दी तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, जो कि इस केस में हुआ है। इस केस में वकील साहब की गलती की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि उनका केस एक तरह से बिल्कुल डिसमिस हो गया, ए नाम के व्यक्ति का सूट डिसमिस हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो यहां पे पूरी की पूरी वकील की गलती नहीं बोलेंगे। तो अगर आप क्लाइंट का भी यहां पे पूरा का पूरा रोल होता है, भाई क्लाइंट आपके सिग्नेचर होते हैं प्लेंट पे, वेरिफिकेशन आप करते हो हर एक पन्ने को, प्लेंट को, तो उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी वकील की नहीं होती है, क्लाइंट की भी होती है। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स ये बात कहते हैं कि केवल सारा का सारा दोष वकील के ऊपर डाल देना इज नॉट रेलेवेंट। क्लाइंट भी उतना ही भागीदारी होता है, वो भी एक लिटिगेंट होता है, उसकी भी अपनी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो वकील साहब से पूछे कि वकील साहब कौन सी तारीख आप लिख रहे हो और इससे हमें रिलीफ मिलेगा क्या, वगैरह वगैरह। ये बात आपको समझ में आ जाती है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज बता रहा हूं। तो ये 20 तारीख को अपना सूट दायर करा। अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ये तो कैलकुलेशन तो अब कोई बच्चा भी करके बता सकता है कि क्या ए नाम के व्यक्ति के द्वारा जो सूट फाइल करा गया फॉर डिक्लेरेशन, फॉर डिक्लेयरिंग द विल टू बी फॉर्ज्ड, फॉर डिक्लेयरिंग द विल टू बी फेक, तो क्या ये सूट अपने आप में सिविल कोर्ट के अंदर मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, आप मुझे एक बार बताओ। और साथ में और भी रिलीफ मांगी थी कि जैसा थोड़ा ऐसे कर देना वैसे कर देना, वो साइड रखो अभी बात, वो अभी बाद में आपको समझ में आएंगे। तो बताओ ये सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, वीडियो को पॉज कर एक बार चैट बॉक्स में बताइए। तो यहां पे जो ट्रायल कोर्ट जज साहब है, सिविल कोर्ट के जज साहब, इन्होंने बोल दिया सॉरी ए नाम के व्यक्ति आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करा जाता है, आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करा जाता है। अब प्लेंट रिजेक्ट जब करी जाती है, ये कौन से प्रोविजन के अंदर करी जा सकती है मुझे बताइए। कि अगर हमारा सूट बार्ड बाय लिमिटेशन होता है, अगर मेरा सूट जो है लिमिटेशन के बाद, लिमिटेशन पीरियड के बाद में फाइल करा गया है और कोर्ट मेरी प्लेंट को रिजेक्ट करते हैं, तो वो कौन से प्रोविजन के तहत करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 का क्लॉज नंबर डी ऑफ सीपीसी के तहत, क्योंकि सिविल कोर्ट है, सिविल सूट है, तो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे इसलिए ऑर्डर 7/11 के ऑर्डर पास करा, क्लॉज नंबर डी के तहत आपका सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो हम आपके सूट का एंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी प्लेंट रिजेक्ट करी जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो अगर अपने लिमिटेशन पीरियड से बाद में अगर सूट फाइल करा होता है, देन कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड and court is having powers to just reject your plaint as per the provision of order number 7 rule number 11 clause number D of the CPC। बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब इस बात से एग्रीड होके ए नाम का व्यक्ति कहां गया, हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट साहब ने थोड़ा जजमेंट अलग बात करिए, मैं थोड़ा ऊपर जा नहीं सकता, मैं नीचे लिख रहा हूं। तो हाई कोर्ट साहब ने बोला कि देखो ए नाम के व्यक्ति आपका जो सूट है वो डिसमिस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम आपके सूट को रिवाइव करते हैं। तो आप जो मांगने के लिए आए थे कोर्ट के पास रिलीफ, वो क्या मांगने के लिए आए थे, मैंने आपको क्या बोला, प्राइमरी रिलीफ क्या थी, जैसा भी विल को, वसीयत को आप जो है वो कर दो, फेक डिक्लेयर कर दो, जाली डिक्लेयर कर दीजिए। तो आप ये वाली रिलीफ तो नहीं मांग सकते, लेकिन आप, मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि और भी साथ में और भी रिलीफ मांगी होंगी, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा था ना। तो हाईकोर्ट साहब ने कहा कि भाई देखो, और जो आप रिलीफ मांगने के लिए आए हो ना, वो रिलीफ तो आप कोर्ट में सूट फाइल करके क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो आपकी ये मेजर मेन रिलीफ थी ना कि डिक्लेयरिंग द वसीयत टू बी फॉर्ज्ड फेक, वो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुकी है, ठीक है जी। अब हाईकोर्ट के जजमेंट से भी एग्रीड होके अपना ए नाम का व्यक्ति कहां पे गया, या अपोजिट जो काउंसिल थे, जो अपोजिट पार्टी थी, वो कहां गए, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे एक लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट फॉर दी, आप विल्स के तौर पे भी पढ़ सकते हो, लिमिटेशन एक्ट के तौर पे भी पढ़ सकते हो, सीपीसी के तौर पे भी पढ़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे कि जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर ऐसा कोई एग्जांपल बना के आपसे पूछ लिया जाएगा और आपसे ये फैक्ट्स आपको पेश कर दिए जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, और आपको ये जजमेंट या फिर ये एग्जांपल के तौर पे अपना अप्रेजल देना पड़ेगा। अप्रेजल का मतलब होता है अपना प्रैक्टिकल अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो तब आपको ये बातें याद आएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें डबल फायदे होते हैं। चलो अब उसमें मुद्दे की बात करें। सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात, हाई कोर्ट के जजमेंट है ये गलत है।
जब आपका प्राइमरी जो मेजर मेन रिलीफ थी, क्या डिक्लेयरिंग दी विल टू बी फॉर्ज, जब वही टाइम बार्ड हो चुकी है, तो जो बाकी की रिलीफ है यार, उनको हम जो है डिसाइड कैसे कर सकेंगे? उनको तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। जो बाकी जो रिलीफ्स हैं, छोटी मोटी जो आप रिलीफ मांगने के लिए आ रहे हो, वो कहां से निकल के आ रही हैं? प्राइमरी रिलीफ, मेजर मेन जो इश्यू था उसी से तो निकल के आ रही हैं। जब मेन इश्यू सुनने के लिए आपको अधिकार कानून के तौर पे है ही नहीं, टाइम बार्ड हो चुका है, तो ये जो छोटी छोटी रिलीफ है जो मेन रिलीफ से निकल के आ रही हैं, ये भी नहीं सुनी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बात डिक्लेयर कर दी है। इन द केस ऑफ, मैं आपको ये जजमेंट केस का नाम भी बता देता हूं, निखला दिव्यांग मेहता एंड अनदर वर्सेस हितेश पी संघवी एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट, ये 2025 का जजमेंट है। इसके लिए ना मैं एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल भी बनाया था, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 58 हमारा आता है पिक्चर में। तो टू ऑब्टेन एनी अदर डिक्लेरेशन, जो कि हमारा विल यानी वसीयत का, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल। और कब ये अपना लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है? जब आपको पता लगता है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, या जब आपको पता लगता है कि ये वसीयत अपने आप में नकली है, झूठी है, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड आपको शुरू करा जाता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और डाउट क्लैरिफाई करा है कि यहां पे उस दिन से लिमिटेशन पीरियड हम इवेलुएट नहीं करते हैं जिस टाइम पे ए नाम के व्यक्ति ने अपनी पूरी छानबीन करी होगी कि एक्चुअल में मेरे फादर ने कोई विल बनाई भी थी क्या, नकली बनाई भी थी क्या। फिर जब छानबीन करने के बाद उसे पता लगा हाँ यार ये विल जो है नकली है, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करा जाएगा, इवेलुएट करा जाएगा, या फिर उस दिन से कराया जाएगा जिस दिन उसे पता लगा कि एक्चुअल में विल तो है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा जिस दिन उसे पता लगा कि विल है उस दिन से इवेलुएट करेंगे, उस दिन से 3 साल। तो व्हेन द राइट टू स्यू फर्स्ट एक्रूज, तो ये बात आ जाती है। और मैंने आपको रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के बारे में बताया था, ये छोटा सा है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं। तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑर्डर 7/11, तो ऑर्डर में 7 हमारा प्लेंट का होता है सीपीसी में, ठीक है। एंड उसका रूल नंबर 11 का पॉइंट नंबर डी होता है, whenever the suit appears from the statement of the plaintiff is to be barred by law। barred by law मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963 के तहत बार्ड है। तो जो कोर्ट के द्वारा सिविल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास करा गया था कि आपका सूट एंटरटेन नहीं करा जाएगा, प्लेंट रिजेक्ट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने बोला जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको रिस्टोर करा जाता है। जो ट्रायल कोर्ट का जो सिविल कोर्ट का जजमेंट था वो बिल्कुल सही था, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया गया है, दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 के अंदर क्लैरिफाई करी है, जो बहुत टाइम से एक तरह से इशू में थी। तो आप लोगों को इस जानकारी को सुनने के बाद में और ये पूरा क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद में कैसा लगा है, तो एक बार आपका क्या मानना है इस पूरी कहानी को लेके मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो वीडियो का जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट जो मैंने आपको ये केस के बारे में बताया है, ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं करा हुआ है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे, तो आप लोग अपना ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे जुडिशरी के बैचेस भी चलते हैं, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमारे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन है, एंड आईफोन यूजर्स के लिए भी है, लैपटॉप यूजर्स के लिए भी है। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज बैचेस मैं आपके लिए रन करता हूं, तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज बैचेस ज्वाइन करके अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर सकते हो। सारी क्लासेस मिलती हैं, सारे नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जरा आपका थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट आता है, आप जस्ट मैसेज ड्रॉप करके सारे अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको बताई गई है, आपकी जिम्मेदारी है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।